प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास हम लोग 2 डाउट क्वेश्चन लिए थे, होमवर्क क्वेश्चन लिए थे। आप में से कोई ट्राई करके यूट्यूब में तो आंसर दिया नहीं है, फिर भी क्वेश्चन ऐसे था कि कोई एक फिजिकल बैलेंस में, ये एक फिजिकल बैलेंस है, अगर इसकी एक तरफ हम क्या करते हैं 1 kg कॉटन रख देते हैं, 1 kg कॉटन, और दूसरे केस में दूसरे साइड में 1 kg आयरन। ये कॉटन क्वेश्चन पूछा था कि बताओ कि ये जो पॉइंटर है किधर को टेढ़ा हुआ, राइट को या लेफ्ट को, मतलब किसका अपरेंट वेट ज्यादा होगा, ऐसे करके पूछा था, है कि नहीं। सोचा जाए तो कॉटन का मास 1 kg है तो इसके ऊपर वेट आ रहा होगा 1g, आयरन का भी 1 kg है तो वेट आ रहा होगा 1g, लेकिन इसके ऊपर भी बुआंट फोर्स आ रहा होगा। सर ये पानी में नहीं है, बुआंट फोर्स कैसे आएगा? इट इज डिस्प्लेसिंग सम अमाउंट ऑफ एयर, एयर डिस्प्लेस कर रहा है तो इसके ऊपर बुआंट फोर्स आएगा, कॉल इट BC। इसके ऊपर भी बुआंट फोर्स आएगा, कॉल इट BI। कौन ज्यादा एयर डिस्प्लेस कर रहा है, कॉटन की आयरन? इसका ज्यादा वॉल्यूम है एयर के अंदर, कॉटन, मतलब BC इज मोर। अगर ये ज्यादा हो गया तो ओवरऑल चीज कम हो गया कि नहीं हो गया? ये ज्यादा हो गया, पॉइंटर विल बी गेटिंग टेढ़ा टुवर्ड्स आयरन। So whose weight is more, 1 kg iron or 1 kg cotton? You say 1 kg iron। बाकी जिसको पूछो वो बोलेगा दोनों बराबर, दोनों 1 kg के। नहीं, एयर का बुआंट फोर्स को भी कंसीडर करना है। तो किसका वेट ज्यादा हुआ, 1 kg आयरन की 1 kg कॉटन? समझ में आया? और प्रीवियस क्लास जो हम चीजें पढ़े थे थोड़ा उसको लेते हुए आगे बढ़ेंगे। बस प्रीवियस क्लास हम लोग ये इंपॉर्टेंट चीजें देखे थे कि जब कोई सॉलिड किसी एक लिक्विड में फ्लोट करता है, ये कोई एक सॉलिड है किसी एक लिक्विड में फ्लोट करता है, और मान लो कि सॉलिड का ये जो हिस्सा है ये है कितना VI और ρL है लिक्विड का डेंसिटी। तो पहला चीज जो हम लोग देख चुके हैं कि VI वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड बाय टोटल वॉल्यूम। इसका टोटल वॉल्यूम क्या है? V इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये हम लोग प्रीवियस क्लास देख चुके हैं, इसको दोबारा नहीं बोलेंगे, पहले आगे बढ़ा लेंगे कि इन केस ऑफ आइस, इन केस ऑफ आई VI बाय V क्या होता है? इन वाटर, पानी में अगर है तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ आइस आपको याद रखना पड़ेगा, ये डाटा नहीं दिया जाएगा, 0.9 ग्राम पर सीसी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वाटर का है 1 ग्राम पर सीसी, मतलब इट इज इक्वल टू 0.9। सो व्हेन ए आइस ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन वाटर, 90% वॉल्यूम रिमेन्स बिलो द लेवल ऑफ वाटर। क्या बात सबको समझ में आया? आ गया? इससे अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है? तैयार? रेडी? थ्रू क्वेश्चंस विल सी। क्वेश्चन नंबर 1। और भी चीजें हम लोग देखेंगे आज, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी देखेंगे। हाँ नंदलाल जी, हरिओम। मैं भी देखता हूँ 2 मिनट में, थोड़ा वो क्लास में पूछ लेता है, 10-15 मिनट में भेज दूंगा। अच्छा भूख रहे हैं, आधा घंटे में भेज देता हूँ। हाँ वो बीच से फोन है। अच्छा क्वेश्चन है ऐसा, एन आइस क्यूब ऑफ साइड लेंथ से 1 मीटर, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए, इज फ्लोटिंग इन वाटर, व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड from the top such that it just immerses
वर्सेस। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक आइस क्यूब है जिसका साइड लेंथ 1 मीटर है और ये फ्लोट कर रहा है पानी में। ऐसा हुआ फिगर, ये हुआ आइस क्यूब, ये हुआ पानी, ये हुआ आइस क्यूब। आप जानते हो 90% वॉल्यूम नीचे रहता है। बोले ऊपर से कितना फोर्स लगाएंगे कि जस्ट डूबेगा नीचे, जस्ट गेट इमर्स्ड। डाटा वगैरह आपको मालूम है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है भैया, 1 ग्राम पर सीसी, और डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर सीसी लिखो या ऐसे लिखो इसको 1000 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये 1 मीटर दिया है ना, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ आइस इज 900 kg पर मीटर क्यूब। इनफैक्ट इट इज 0.9 ग्राम पर सीसी विच इज 900 kg पर मीटर क्यूब। आया समझ में? कितना फोर्स लगा के दबाएंगे कि ये जो आइस है ये पानी में डूबेगा। चलो डुबाते हैं पहले। ये हो गया हमारा वाटर कंटेनर। अब पानी यहां तक है, आइस यहां तक डूब चुका है। क्यों? क्योंकि मैं दबा के रखा हूं, कोई फोर्स F लगा के। पता करना है कि F क्या है। क्वेश्चन इज अंडरस्टूड। F कितना है? चलो करते हैं, F कितना है देखते हैं। F कितना है? व्हाट इज F? व्हाट इज F यू आर टू फाइंड आउट। F कितना है? चलो ये जो आइस है इसके ऊपर और क्या क्या फोर्स आ रहे हैं? इसका अपना वेट तो होगा नहीं, mg। और क्या है? एक बुआंट फोर्स भी होगा, बी एफ mg, सारे तो फोर्सेस ही है। और हम इसको इसे पकड़ के रखें, क्या ये तीन फोर्स के बीच में कोई रिलेशन आप बता सकते हो? ये इसे रुका हुआ है, F प्लस mg मस्ट बी इक्वल टू, काम खत्म। F प्लस mg सॉल्यूशन क्या कहेंगे? एट बैलेंस F प्लस mg इज इक्वल टू B, और मुझे पता करना था F जो कि B माइनस mg है। आप लोग स्मार्ट बच्चे हो तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, पकड़ में आ जाएगा आपको। B क्या है? आप मान लो कि आइस ब्लॉक का वॉल्यूम V है तो पूरा का पूरा डूबा हुआ है, तो ये हो गया रो वाटर V G माइनस M क्या है? मास ऑफ आइस ब्लॉक, दैट इज रो ऑफ आइस V G। V कितना है? V इज क्यूब है, 1 इंटू 1 इंटू 1 का, तो 1 मीटर क्यूब, तो V तो गया। रो W कितना है? 1000, ये 900, ये 1000 इंटू 10, 10,000, G को 10 लेते हैं, हाँ, माइनस 900 इंटू 10 इज 9000 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? 1000 न्यूटन। सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट immerse it into the liquid is equal to 1000 Newton. Is it understood? अगला क्वेश्चन, थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन देते हैं। ये कोई एक आइस ब्लॉक यहां पर फ्लोट कर रहा है, और मैं चाहता हूं कि आइस ब्लॉक जो फ्लोट करेगा ये ऐसा फ्लोट करेगा कि पूरा डूबा हुआ मिलेगा पानी के अंदर। लेकिन ऐसे कैसे फ्लोट करेगा? ऐसे तो फ्लोट नहीं करेगा। ऐसे फ्लोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसके ऊपर कोई मेटल ब्लॉक रख देना है, कोई वजनदार ब्लॉक रख देंगे तो हो सकता है डूब जाएगा, हो सकता है नहीं हो सकता है। देरी के अंदर में थोड़ा सो आप सेम आइस ब्लॉक को फ्लोट करवाने के लिए इसी पोजीशन में इसके ऊपर कोई मेटल ब्लॉक रखने की जगह नीचे कोई मेटल फ्लेट कर दो M2 मास का, ये भी खींच लेगा। ये भी तो हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। सो क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि द सेम आइस ब्लॉक is held
completely immersed. As shown. What is more, M1 और M2? बताओ, आप बताओ, पता चलेगा किसका दिमाग कितने पानी में। आइस तो ऑलरेडी पानी में है ही है, दिमाग कितने पानी में। What is more, M1 और M2? सोचना और बताना। समझ में आया? सेम है इस ब्लॉक को। क्या है, M1 ज्यादा है कि M2 ज्यादा है, क्या लग रहा है? M2 लग रहा है। बासु M1 लग रहा है। चलो सोचते हैं, इस केस में इसके ऊपर कुछ बुआंट फोर्स आ रहा है, कॉल इट B1 पहला केस। और कितना मुझे मालूम नहीं आइस का मास कितना है, से इट इज M है। तो यहाँ पर कितना वेट आ रहा है भाई, M प्लस M1 इंटू G। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरे केस में बुआंट फोर्स कुछ आ रहा है, कॉल दैट फोर्स B2। क्या दोनों अलग होंगे? हाँ अलग होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जितना वॉल्यूम पानी के अंदर है, इसमें तो इससे ज्यादा वॉल्यूम है, मास भी तो लगा है नीचे, ये भी तो है कि नहीं? तो B2 है। और यहाँ पर वेट कितना है, M प्लस M2 इंटू G। तो आप क्या कहोगे, B1 इज इक्वल टू M प्लस M1 इंटू G एंड B2 इज M प्लस M2 इंटू G। B1 ज्यादा है कि B2 ज्यादा है? B1 के केस में सिर्फ आइस डूबा है, B2 के केस में दोनों डूबे हैं। सो एज B2 इज मोर देन B1, क्या पता चला इसमें से, B2 B1 से बड़ा है। ये M प्लस M1 G है प्लस M2 G implies M2 इज मोर देन। क्या बात समझ में आया सबको? है समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन, बड़े इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। यहां पर कोई लिक्विड कंटेनर है, अब यहां पे क्या हुआ है कि वाटर कंटेनर है, कोई आइस ब्लॉक फ्लोट कर रहा है। दिस आइस ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन वाटर। You clearly see this water is being seen here. Ice block is floating in water. तो कुछ हिस्सा बाहर है, कुछ हिस्सा अंदर है। मान लो आइस मेल्ट कर गया तो सारा पानी की पानी हो जाएगा। बताना ये है कि लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर विल इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन सेम। सोचना है, फटाक से मत बोलो। If a floating ice block melts, floating ice block in water melts, then level of water in कंटेनर में जो लेवल है वाटर का, वो दैट लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर विल इंक्रीज और डिक्रीज, विल इंक्रीज और डिक्रीज। अब आपको एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज बता देते हैं। These all things are included in all your entrances, including IIT, JEE Main, NEET, medical, सब में। Unfortunately, these things are not there in class 11. ये सोच के कि तुम लोग तो पढ़ चुके हो, अब पढ़ते कैसे हम लोग, हल्का फुल्का पढ़ के पार कर देते हैं, है ना? आता है सब में, तब फंसते हैं। 11 12 में पढ़ेंगे नहीं, क्लास 10 में पढ़ चुके हो, 9 में पढ़ चुके हो, बोलेंगे पता चला इधर भी काम नहीं हो रहा है, ना उधर हुआ था ना इधर हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या होगा, लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर विल इंक्रीज और डिक्रीज।
चलिए मैं इसको ऐसे करता हूं। पहले मैं सोचूंगा, सोचने की तरीका ढूंढते हैं, कैसे सोचेंगे। चलो मानते हैं कि आइस ब्लॉक को बाहर निकाल दिया गया, तो गड्ढा बन गया। बनेगा क्या गड्ढा? वाटर तो लेवल हो जाएगा। इमेजिन करो कि गड्ढा बन गया। फिर वो आइस को मैं बाहर मेल्ट किया। मेल्ट करने से क्या निकलेगा? इससे दूध निकलेगा, पानी निकलेगा। वो पानी को लाके वो गड्ढे में डाले। मान लो गड्ढा आधा तक भरा, तो लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर क्या होगा? घटेगा। अगर वो भरे तो पता चला गड्ढे से भी ज्यादा हो गया पानी जो निकला इससे, तो लेवल ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज। नहीं, हमें देखना है कि क्या होगा। समझ में आया तरीका? पहले ऐसा करो, छोटा फिगर बना देता हूं। पहले आप ये जो आइस है, सॉरी, ये जो आइस है इसको बाहर निकालो। अरे तू कहाँ जा रहा है इसके साथ? फिर इसको बाहर निकाल दिया तो बन गया यहाँ पे गड्ढा। ये गड्ढा का वॉल्यूम VI है, तुमको मालूम है क्या? यस, क्योंकि VI था। अब ये आइस को मेल्ट करके पानी निकालेंगे। जो पानी निकलेगा चलो उसको कहते हैं VW। वो पानी को लेके इसके अंदर डालेंगे। अगर एग्जैक्टली यहां तक भरेगा तो लेवल विल रिमेन सेम। इससे ऊपर तक भरेगा तो लेवल विल इंक्रीज। उससे नीचे तक भरेगा तो लेवल विल डिक्रीज। बात समझ में आया कि नहीं? VI हमें निकालना आता है। VI by V is equal to rho S by rho L। यू नो द फॉर्मूला। अभी निकालना है कि इसमें से कितना पानी निकलेगा ना। अच्छा, मैं इसको सिस्टमेटिकली लिखता हूं। लेट VI is volume of ice inside water, V is total volume of ice. Now VI by V is equal to rho S by rho L and it is equal to 0.9. जानते हैं फॉर्मूला? रो एस 0.9 ग्राम पर सीसी एंड रो एल 1 ग्राम पर सीसी। समझ में आया क्या? तो मैं आपको क्या पता चल गया? VI is 0.9 V। V क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस। तो कितना बड़ा गड्ढा था, गड्ढा का वॉल्यूम पता चल गया। अब क्या निकालना है? आइस मेल्ट करने से कितना पानी निकलेगा? वी वांट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ आइस। सेकेंड स्टेप में क्या देख रहे हैं? फाइंडिंग VW, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ मेल्टिंग आइस। आइस मेल्ट करेगा, कितना वॉल्यूम का पानी निकल के आएगा। अच्छा, मान लो 5 kg का आइस है, मेल्ट करेगा तो कितना kg का पानी निकलेगा? मास रिमेन सेम। नहीं, हाँ वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ गया, लेकिन मास तो वही रहेगा, है कि नहीं? 2 kg घी का वजन ज्यादा है कि घी को मेल्ट करके ऑयल कर देने के बाद उसका वजन ज्यादा है? वजन तो वही होगा, 2 kg है कि नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ आइस, M is mass of ice is same as mass of water. So M कितना हो गया? Density of ice into volume। कितना है ये? 0। अच्छा रहने दो, बाद में फिर डाल देंगे। VW क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर। कितना हो जाएगा भाई? मास ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, है कि नहीं? मास, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ गया? मास ऑफ वाटर कितना आ गया? इट इज कमिंग रो आइस इंटू V बाय रो W क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। रो आइस कितना है भाई? 0.9। रो ऑफ वाटर 1 इंटू V। तो क्या मिला? VW is same as V। मतलब जितना बड़ा गड्ढा हुआ था मेल्ट किए तो उतना ही पानी निकला और गड्ढा जस्ट भर जाएगा। तो what will happen to the level of liquid in the container? Increase, decrease, remain same? Remain same। ये मत सोचना कि ऊपर था कुछ आइस मेल्ट करेगा तो भी उछल के गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा।
यू कैन डू दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट एट योर हाउस। घर में ले लो, एक ग्लास में पानी ले लो और इसमें एक आइस क्यूब छोड़ दो, पूरा पानी भरो कि पूरा ऊपर तक पानी भरेगा। उसके बाद लेट द आइस मेल्ट। क्या मेल्ट करने से पानी बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, जबकि आइस का कुछ हिस्सा पानी से बाहर था। सो व्हेन ए फ्लोटिंग आइस मेल्ट्स द लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर रिमेन सेम। तो हम क्या कहेंगे? एज VW is equal to VI, level remain same। क्या मेरी बात समझ में आया? Is it understood? Yes। ये बात समझ में आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जब भी कोई कुछ पूछेगा आपको यही सब चीज पूछेंगे। मुझे मालूम है ये सब चालू टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को लोग पूछते हैं हैरान करने के लिए। बताओ तो आइस मेल्ट करेगा तो क्या होगा लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर? नहीं, इट विल रिमेन सेम। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अच्छा, कोई एक ब्लॉक का वेट मून पे ज्यादा है कि अर्थ पे ज्यादा है? अर्थ पे ज्यादा है, क्योंकि अर्थ में जी ज्यादा है। A block was floating. A block was floating in water on earth with 30% volume above water. If the arrangement is taken to moon, volume of solid above water surface of water will be dash 30%। नीचे चॉइस क्या दिया है? मोर देन, लेस देन, इक्वल टू। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या? कोई ब्लॉक अर्थ में पानी में फ्लोट कर रहा है, 30% वॉल्यूम है एबोव द सरफेस ऑफ वाटर। अगर वो अरेंजमेंट उठा के मून में ले लेंगे, अब कितना परसेंट बाहर रहेगा? मोर देन 30%, लेस देन 30%। आपको मालूम है कि वेट कम हो जाएगा वहां पे, ये मालूम है? अब बताओ, सोचना है, सोचना है। क्या आपको VI/V वाला फॉर्मूला मालूम है? क्या ये G के ऊपर डिपेंड करता है? G तो कैंसिल हो गया था इसके डेरिवेशन में। डजंट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ G। तो अर्थ में जितना निकल के फ्लोट करेगा, मून पे जाएगा उतने ही निकल के फ्लोट करेगा, क्योंकि वेट तो कम हो जाएगा, बॉन्ड फोर्स भी तो कम हो जाएगा। बॉन्ड फोर्स क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इट वाज द फोर्स ड्यू टू द लिक्विड। फोर्स ड्यू टू लिक्विड क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज़ द प्रेशर इज रो GH। प्रेशर कम हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा वेट कम हो जाएगा, दोनों बराबर घट जाएंगे, तो रेशियो विल रिमेन सेम। तो आंसर क्या हो गया? इक्वल टू 30%। क्या बात समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? चलिए अगला डिफिकल्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एन आइस ब्लॉक of volume
1 meter cube is floating in water with 50% volume outside water। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कर लोगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है, जब भी आइस ब्लॉक फ्लोट करता है 50% बाहर रहता है क्या? 10% रहता है। कैसे 50% रहेगा? हाँ, अगर उसके अंदर कोई गड्ढा होगा, एम्प्टी स्पेस होगा तो हल्का हो जाएगा, है कि नहीं? आयरन डूब जाता है, आयरन बॉक्स तो फ्लोट करता है। अगर जो आइस क्यूब ली उसके अंदर कुछ गड्ढा होगा, एम्प्टी स्पेस होगा, तो फिर ये कैसे फ्लोट करेगा? थोड़ा ज्यादा निकल के फ्लोट करेगा, हल्का हो जाएगा, नहीं? फाइंड वॉल्यूम ऑफ void इन आइस क्यूब। कितना बड़ा गड्ढा है? क्या क्वेश्चन समझ में आया? आइस क्यूब फ्लोट कर रहा है विथ 50% वॉल्यूम अबव द लेवल ऑफ वाटर। पक्का आइस क्यूब के अंदर कुछ गड्ढा है, एम्प्टी स्पेस है। कितना है उसका वॉल्यूम, कितना है जो एम्प्टी स्पेस है? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए शुरू करते हैं। यूजुअली आइस क्यूब फ्लोट करता है विथ 10% वॉल्यूम अबव, बट नाउ इट इज फ्लोटिंग विथ 50% वॉल्यूम। चलो मानते हैं कि ये है कोई आइस क्यूब, ये है कोई क्यूब, और इसके अंदर क्या हुआ कि ये फ्लोट कर रहा है। यस, ये आइस क्यूब है और ये फ्लोट कर रहा है पानी में। इट इज फ्लोटिंग इन वाटर। इट इज फ्लोटिंग इन वाटर। ऐसा क्यों फ्लोट कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक गड्ढा होगा कुछ बड़ा सा। हमें ये वॉल्यूम पता करना है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस हमें पता करना है। चलिए कोशिश करते हैं। ये वॉल्यूम कितना है पता करना है, V क्या है पता करना है। समझ में आया? तो सॉल्यूशन करते हैं। Here VI कितना है? 1 मीटर क्यूब का आधा, 50% है। कितना वॉल्यूम है VI? 1 मीटर क्यूब का आधा, so it is हाफ मीटर क्यूब। नहीं, वॉल्यूम ऑफ आइस इज VI इज हाफ मीटर क्यूब। तो यहाँ पर बॉन्ड फोर्स कितना होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर VI इंटू G। डेंसिटी ऑफ वाटर यू नो इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ग्राम पर सीसी में क्यों नहीं लिया? क्योंकि मीटर क्यूब में है ना, तो 1000 kg। तो ये कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 10,000। G को 10 ले रहा हूँ, 10,000 VI। नहीं? अच्छा, तो व्हाट इज वेट ऑफ द आइस क्यूब? इट मस्ट बी इक्वल टू B, क्योंकि फ्लोट कर रहा है। नहीं, वेट ऑफ द आइस क्यूब इज B, दैट इज 10,000। और VI का वैल्यू क्या लिखे? हाफ मीटर क्यूब। वैल्यू डाल देते हैं, VI की जगह हाफ मीटर क्यूब डाल देते हैं, VI की जगह हाफ मीटर क्यूब। तो बन गया ये 5000। चलो सीधे सीधे लिखते हैं। बॉन्ड फोर्स कितना हो गया? इट इज 5000 न्यूटन। वेट हो गया 5000 न्यूटन। किसका? आइस ब्लॉक का। तो क्या आप बता सकते हो मास ऑफ आइस क्या होगा? इट इज वेट बाई G, 500 kg। ओ, ये आइस क्यूब में कितना आइस है? 500 kg का। नहीं, 500 kg आइस का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ 500 kg आइस इज इक्वल टू 500 बाय 900 मास बाई डेंसिटी, है कि नहीं? तो इट इज 5 बाय 9 मीटर क्यूब। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आई गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन टू एक्सप्लेन यू बेटर। ये आइस क्यूब 50% बाहर है, 50% अंदर है, फ्लोट कर रहा है। पूरा वॉल्यूम है इसका 1 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम अंदर कितना है? हाफ मीटर क्यूब। बॉन्ड फोर्स हो गया रो डब्ल्यू VI इंटू G, तो हो गया ये 5000 न्यूटन।
तो ये फ्लोट कर रहा है, तो बॉन्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट। तो वेट कितना हो गया, बॉन्ड फोर्स दैट इज 5000 न्यूटन्स। तो मास कितना हो गया इसका, माइस इज 500 केजी। अगर आइस का मास है 500 केजी, तो आइस का वॉल्यूम कितना है, 5/9 मीटर क्यूब। ये जो आइस ब्लॉक लिए उसका पूरा मास, पूरा वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब। उसमें सचमुच आइस कितने जगह पे है, 5/9 मीटर क्यूब। बाकी जगह क्या है, गड्ढा है। समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज 1 मीटर क्यूब माइनस 5/9 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 4/9 मीटर क्यूब। है ना इंटरेस्टिंग? आ गया समझ में? अच्छा, ये भी समझ में आ गया। चलिए थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं। यहां पर हुआ यूं कि एक पानी में एक बीकर जो है फ्लोट कर रहा था। दिस इज ए एम्प्टी ग्लास बीकर फ्लोटिंग इन वाटर। एन empty glass beaker was floating in water। समझ में? अगर हम यहां से कुछ पानी को स्कूप करके निकालेंगे और इसके अंदर डाल देंगे, बीकर के अंदर डाल देंगे, बात समझ में आ रहा है? यहां से कुछ पानी निकालो, इसके अंदर डालो, डालने के बाद लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर विल रिमेन सेम और इंक्रीज और डिक्रीज। इफ सम वाटर is taken from tank and put into beaker, then level of water in tank will increase or decrease। समझ में आ गया ना? 2 चम्मच पानी यहां से निकाले, इसके अंदर डाले, पानी निकाले तो लेवल तो घटेगा, फिर डाले इसके अंदर तो लेवल घटता हुआ रह जाएगा कि बढ़ेगा कि जो था वही रहेगा। सोचना है। और आप ये छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर घर में आपकी छोटा सा ऐसे ग्लास भी करे तो यू कैन डू। आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक एन एग्जीबिशन फॉर दिस। बड़े मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं? हूँ क्या रो क्यों रहे? दिख रहा है रो रहा नहीं? अच्छा देखो, अगर हम यहाँ से कुछ मान लो पानी निकाल देते, ये पानी को हम निकाल देंगे, सपोज ये पानी को निकाल देंगे, लेवल घटेगा कि नहीं घटेगा? ये अंदर जो पानी था उसका वॉल्यूम भी घट गया, भी वॉल्यूम का पानी घट गया। अब इसको इसके अंदर डाले, जैसे इसके अंदर डाल दिए तो इसका वेट बढ़ जाएगा कि नहीं? लेकिन फिर भी फ्लोट करेगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना नहीं डालेंगे कि डूब जाएगा, थोड़ा सा डालें, डूब जाएगा तो बात बदल जाएगा, लेवल विल डिक्रीज, दैट इज सेपरेट। वो नहीं बता रहा हूँ मैं, उसकी कंसेप्ट अलग है समझने वाली। यहाँ से पानी निकाले भी वॉल्यूम का, इसके अंदर डाले, जैसे इसके अंदर डाले इसका वेट बढ़ गया, फिर भी फ्लोट करेगा। मतलब वेट बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड फोर्स भी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बॉन्ड फोर्स बढ़ जाएगा। कितना बॉन्ड फोर्स बढ़ेगा? जितना वेट बढ़ गया था, क्योंकि पहले भी तो बी और डब्ल्यू बराबर थे, डालने के बाद भी बी और डब्ल्यू बराबर है, मतलब वेट बढ़ाया, मतलब बी भी बढ़ाया होगा। बी क्यों बढ़ेगा? अगर एक्स्ट्रा वॉल्यूम का लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो हम कहेंगे डेल्टा डब्ल्यू, द इंक्रीज इन वेट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा बी। वेट कितना बढ़ गया भाई? डेंसिटी ऑफ वाटर V इंटू जी। बॉन्ड फोर्स कितना बढ़ेगा? उतना ही बढ़ेगा। बॉन्ड फोर्स उतना बढ़ेगा। बॉन्ड फोर्स, अब जैसे हम इसको पानी डालेंगे, क्या ये थोड़ा सा दब नहीं जाएगा नीचे? ऐसे दबेगा कि नहीं दबेगा? तो ये कितना वॉल्यूम है? कॉल दिस वॉल्यूम एज V डैश। सपोज कौन सा वॉल्यूम? जो एक्स्ट्रा दब गया नीचे। तो बॉन्ड फोर्स कितना बढ़ गया?
रो डब्ल्यू वी डैश इंटू जी। क्या इसको देखने से आपको पता नहीं चल रहा है कि रो डब्ल्यू वी डैश जी बराबर है मतलब वी इज इक्वल टू वी डैश? हुआ कि नहीं हुआ? मतलब पानी निकालने के कारण जो लेवल घट गया था ये एक्स्ट्रा जगह ऑक्यूपाई कर गया, फिर से लेवल बढ़ जाएगा एंड लेवल विल रिमेन सेम। आर यू गेटिंग? निकाल के डालोगे लेवल तो जो था वही रहेगा, जब निकालोगे लेवल घटेगा, डालोगे फिर से बैलेंस हो जाएगा। अब अंदर डालो बाहर डालो बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो क्या कहेंगे? लेवल विल रिमेन सेम। क्योंकि डूबता हुआ बीकर कुछ एक्स्ट्रा लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा। कितना? जितना लिक्विड हम निकाले थे। तो लेवल रिमेन सेम। सबको समझ में आया कि दोबारा बताया जाए? यहां से बी वॉल्यूम का पानी निकाल दिए थे और वही बी वॉल्यूम का ये ऑक्यूपाई कर लिया, तो लेवल क्यों घटेगा? नहीं, पानी निकाल के बीकर ऑक्यूपाई कर गया तो लेवल तो जो था वही रहेगा। आया समझ में? अच्छा, अब यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी हम कोई फोर्स के बारे में बात करते हैं उसके बारे में तीन चीज जानने की जरूरत होता है। क्या क्या? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। ये बुआंट फोर्स कौन सा पॉइंट में लगता है? एट व्हिच पॉइंट इट एक्ट्स? अब तक तो उसके बारे में कोई डिस्कशन हुआ नहीं। वेयर द बुआंट फोर्स एक्ट्स, समझ में आया क्या? चलिए, वो तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सरफेस, लेकिन सारा फोर्सेस का रिजल्टेंट एक पॉइंट में लगेगा। बुआंट फोर्स को एक फोर्स बोले तो कौन सा पॉइंट में आ रहा है? कोई भी पूछेगा नहीं, कौन सा पॉइंट में आ रहा है? ये इंपोर्टेंट है, याद रखना दैट बुआंट फोर्स acts at the center of volume of immersed solid। जो सॉलिड डूबा हुआ है उसकी सेंटर में एक्ट करता है। डूबा हुआ वॉल्यूम का सेंटर। जैसे मान लो कि आप जानते हो कि मान लो कि एक डंडा है, ये एक डंडा है। अब ये डंडे का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का सेंटर कहाँ है? यहाँ देखने से पता चलता है नहीं? इस पूरे का सेंटर में ये एक्ट करेगा। कहने का मतलब हुआ ये कि अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई कंटेनर ऑफ लिक्विड है और पता चला कि ऐसा कोई एक डंडे को हमने इसके अंदर डुबा के ऐसे रखा है, मान लो कि यहाँ पे इसको और डुबा के ऐसे करो, मान लो कि ऐसे डुबा के रखे हैं और पता चला कि यहाँ पे लिक्विड यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो बुआंट फोर्स तो आएगा इसके ऊपर, लेकिन कौन सा पॉइंट में आएगा? देखो कौन सा वॉल्यूम डूबा हुआ है? ये वॉल्यूम डूबा हुआ है। दिस वॉल्यूम इज इमर्स्ड। इसका जो सेंटर है इमर्स्ड सॉलिड का वॉल्यूम का सेंटर यहाँ पे होगा। ये वॉल्यूम का सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, पूरा का सेंटर कहीं होगा बीच में दूसरी जगह पे, लेकिन जो डूबा हुआ वॉल्यूम है उसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। बुआंट फोर्स विल एक्ट हियर। समझ में आया क्या? बुआंट फोर्स कहाँ पे आएगा? इट इज द सेंटर ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। खैर इसके ऊपर ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मैं आपको कोई एक केस दिखा रहा हूं, सपोजिंग यहाँ पे जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है। इस कंटेनर ऑफ लिक्विड में मान लो कि कोई वुडन डंडा फ्लोट कर रहा है। दिस इज व्हाट इज ए वुडन डंडा फ्लोटिंग। और ये वुडन डंडा जो फ्लोट कर रहा है उसके एक तरफ क्या लगा है? एक तरफ लगा है आयरन। आयरन लगा है यहाँ पे, ये हियर ये आयरन ब्लॉक अटैच्ड, ठीक है। और ये डंडा ऐसे फ्लोट कर रहा है। दूसरी केस में
यही सेम अरेंजमेंट है और ये फ्लोट कर रहा है, लेकिन कुछ उल्टे तरीके से, ऐसे। क्या बता सकते हो कौन सा केस में ज्यादा वॉल्यूम पानी से ऊपर होगा, केस 1 में कि केस 2 में? In which case more volume of solid is above the level of liquid? अच्छा, कौन सा केस में डंडे का आयरन ब्लॉक के साथ वेट ज्यादा होगा? दोनों केस में वेट बराबर है, तो दोनों केस में बॉन्ड फोर्स भी तो बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? बॉन्ड फोर्स बराबर होगा तो वॉल्यूम इनसाइड बराबर होगा, तो फिर वॉल्यूम आउटसाइड भी बराबर होगा। दोनों केस में वॉल्यूम बाहर बराबर है। लेकिन ये मेरा मकसद नहीं था, यहाँ पे मैं कुछ दूसरा चीज बताना चाहता हूँ। अब थोड़ा सोचो, ये डंडा का आप जानते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्ड तो सुने होगे नहीं, जहां पर वेट एक्ट करता है। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर आपकी समझने के लिए मान लो कि यहाँ पर एक 5 kg का बॉडी है और यहाँ पर एक 1 kg का बॉडी है, दोनों को ऐसे जोड़ दिया गया। क्या बता सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? बीच में होगा, 1 kg के पास या 5 kg के पास? ये सबको मालूम है, 5 kg के पास होगा, है कि नहीं? तो इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आयरन के पास होगा, क्योंकि ये वुड है, ये इसके पास होगा। इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा। दिस इज व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या बात समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज लाइज क्लोज टू दी हेवियर पार्ट, है कि नहीं? कैसे पता करते हैं? ये पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? जहां भी है वहीं पे वेट एक्ट कर रहा है। सोचो, ये पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां भी है वहीं पे उसका वेट एक्ट कर रहा होगा। अच्छा, कोई बॉडी का, ये कोई एक डंडे को हमें पकड़ के रखना है, एक सपोर्ट देके रखना है। सोचो ध्यान से, क्या मैं यहाँ पर एक सपोर्ट दूंगा तो ये रहेगा डंडा रेस्ट में? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये डंडा तो यहाँ पर जब जहाँ पे रखेंगे वहां पर एक फोर्स ऐसे देगा, उसका वेट किसी दूसरी जगह आ रहा है। हाँ सर, दोनों फोर्स अगर इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होने से रहेगा क्या? दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी बॉडी को रेस्ट में रख सकते हैं क्या? 99.9% केसेस में लोग कहेंगे हाँ, क्यों नहीं रख सकते। लेकिन सोचो तो, मेरे पास एक डंडा है, इसको यहाँ पे लगाया 10 न्यूटन, यहाँ पे लगाया 10 न्यूटन, क्या ये रेस्ट में रहेगा? क्या होगा? घूमने लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पर 10 न्यूटन देने के साथ साथ मैं यहाँ पे 10 न्यूटन देता हूँ, हाँ, तो ये रहेगा। तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी बॉडी को रेस्ट में कब रखते हैं? फिजिक्स है भाई, हलवा नहीं है। जब दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने के साथ साथ एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग ऑन सेम लाइन। मैं पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं तो है जहां पे वेट एक्ट कर रहा है। मैं क्या करूंगा, ऐसे ढूंढूंगा एक पॉइंट, कहां पर उसको रखने से रह जाता है, जहां पर रखने से रह जाता है वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि मेरा फोर्स ऊपर की तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन, और उसका वेट नीचे की तरफ है, बैलेंस हो गया, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हियर। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? समझ में आ रहा है सबको? बढ़िया। तो अब हमें समझ में आ गया कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे। इसके ऊपर बॉन्ड फोर्स आ रहा है और इसके ऊपर भी बॉन्ड फोर्स आ रहा है। इसके ऊपर जो बॉन्ड फोर्स आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? एट दी सेंटर ऑफ वॉल्यूम, सॉरी, सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड। जो डूबा हुआ है उसका ये पार्ट का सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो यहाँ पे हो रहा है बी, ऐसे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे वेट ऐसे एक्ट कर रहा है। रिगेटिंग, बात समझ में आया? इस केस में इसका सेंटर ऑफ वॉल्यूम भी यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे एक्ट कर रहा है बी ऐसे, और यहाँ पे एक्ट कर रहा है वेट ऐसे, है कि नहीं? दोनों रेस्ट में है, दे आर एक्टिंग ऑन सेम लाइन। इस केस में भी बी इक्वल टू वेट है, इस केस में भी बी इक्वल टू वेट है। लेकिन इनमें से कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है? अगर थोड़ा धक्का मुक्का देते हैं तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ लो, बुक में नहीं मिलेगा तुमको यार। हाँ, अब अगर ये जो डंडा है, इस डंडे को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठा के ले आया और मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा धक्का मार के देखता हूँ, टेढ़ा कर दिया और छोड़ दिया। तो यहाँ पे तो आ रहा था बॉन्ड फोर्स ऊपर की तरफ, और यहाँ पे कहीं आ रहा था वेट नीचे की तरफ। जैसे मैं टेढ़ा करूंगा और छोड़ दूंगा, अब आपको सोचना है और बताना है कि ये डंडा वापस आ जाएगा कि गिर जाएगा। सोचो, यहाँ से उठा रहे हो, यहाँ से खींच रहे हो तो घूम जाएगा, गिर जाएगा। तो ये कौन सा पोजीशन है? स्टेबल है कि अनस्टेबल है?
अनस्टेबल है, थोड़ा धक्का दे दो टुक, है कि नहीं, ये हो गया अनस्टेबल पोजीशन। जबकि इस केस में, चलो फिर से देखते हैं, इस केस में हम कहेंगे कि ये ऐसा है और इसको थोड़ा घुमा के उल्टा कर देते हैं। अब ये बात ऐसा है, इसको टेढ़ा कर दिए, इसमें वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, यहाँ पे, और बुआयांट फोर्स यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा सोचो तो, टेढ़ा करके छोड़ देंगे तो ये इधर घुमाने की कोशिश करेंगे, सोचो इधर से खींच रहे हैं इधर से उठा रहे हैं तो क्या होगा, सीधा हो जाएगा। मतलब इसको थोड़ा धक्का देंगे फिर से खड़ा हो जाएगा, इसको धक्का देंगे, रीडिंग, बात समझ में आ रहा है। तो ये स्टेबल हुआ कि अनस्टेबल हुआ, स्टेबल हुआ। तो कोई चीज स्टेबली फ्लोट करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होना चाहिए, बुआयांट सेंटर और सेंटर ऑफ वॉल्यूम के नीचे और सेंटर ऑफ वॉल्यूम से ऊपर, सेंटर ऑफ वॉल्यूम से नीचे। अगर सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऊपर रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहेगा, तभी जाके स्टेबल फ्लोट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, सो हियर ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, इस केस में CV बिलो CG, हियर CV above CG। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, ये कहानी सबको समझ में आया क्या, अरे हाँ तो बोलो यार, आया क्या, यस। इसीलिए जब जहाज लेके जाते हैं, ऐसे जहाज लोगों को लेने के लिए नहीं होता है, we make use of ships to go, लेकिन उसमें क्या होता है मोस्टली जहाज के नीचे क्या करते हैं, कोयला या नमक या ऐसे वजनदार चीज नीचे भर देते हैं, बेसमेंट में भर देने से वजनदार चीजें नीचे हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो गया, बाकी कुछ हल्का फुल्का लोग 100-150 लोग ऊपर घूम रहे हैं, उनका मास कितना है ना। तो मेजॉरिटी मास नीचे होने के कारण सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाज का नीचे हो जाता है। तो जब हवा आता है तो हिलता डुलता है, ठीक रहता है। अगर बाई चांस नीचे कोयला नहीं भरेंगे, बोलो जाए कोयला लेके जाने में पैसा खर्चा हो रहा है, क्यों लेके जाएंगे, कोयला नहीं भरेंगे तो नीचे हल्का हो गया, लोग ऊपर है, डेक है ना, डेक पे अगर लोग है ऊपर है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आ जाएगा, सेंटर ऑफ वॉल्यूम रह जाएगा नीचे। तो क्या हुआ, जब तक हवा नहीं चल रहा था ठीक है, एक बार हवा चला टुपुक, है कि नहीं, ये टुपुक कर जाएगा, जबकि ये फिर से खड़ा हो जाएगा। तो जहाज में शिपमेंट एरिया में जहां पर रहते हैं वहां पर उसका नीचे बेसमेंट में क्या भरते हैं, वजनदार चीजें, कोयला, पत्थर, आयरन ओर्स, ये सबको भर दिया जाता है ताकि सेंटर ग्रेविटी विल गो डाउन। बोले नहीं सारे पैसेंजर आ गया, जहाज क्यों नहीं छोड़ रहे, अरे माल नहीं आया नीचे डालने वाला, छोड़ दो अगले बार लोग, नहीं ये गलती मत करना, अगली बार कभी आएगा ही नहीं, वो माल को बिना लिए अगर चले जाएगा, कहाँ हवा हुआ, समझ में आया। तो ये थी कहानी आप लोगों का स्टेबल फ्लोटिंग एंड अनस्टेबल फ्लोटिंग का, समझ में आया। कोई बॉडी फ्लोट करते वक्त स्टेबल कब रहता है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, बिलो द सेंटर ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर इसको टेढ़ा करेंगे ये गिर जाएगा, इस केस में ये फिर से खड़ा हो जाएगा, समझ में आया। अब आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सोच के बताना है, YouTube में आंसर दे दो, चैनल में देखते हैं। ये कोई एक लिक्विड कंटेनर है, मान लो पानी, दिस इज व्हाट इज वाटर, और थोड़ा खतरनाक है, आप लोग सोचोगे तो कर लोगे, आप लोग भी तो कम खतरनाक नहीं हो, फिर भी कोशिश करना इसको बताने के लिए। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर एक कैंडल है, एक कैंडल इज फ्लोटिंग इन वाटर, 50% नीचे 50% ऊपर, ऐसा वॉक्स का बनाया हुआ है कि 50% वॉल्यूम कहाँ है, नीचे, 50% वॉल्यूम, सॉरी 50% वॉल्यूम कहाँ है, नीचे है, तो 50% वॉल्यूम ऊपर है। ये कैंडल ऐसा फ्लोट कर रहा है, और दिया क्या है इसमें, दिया ऐसा है, ये कुछ जल रहा है, ऊपर से जल सकता है, जल रहा है, कैंडल इज ग्लोइंग, बर्निंग कैंडल। अब हुआ यूं है कि ये पानी में कैसे फ्लोट कर रहा है, कैसे फ्लोट कर रहा है, ये जितना लंबा है L है, तो ये भी उतना ही लंबा है L है।
अब कैंडल जल रहा है तो धीरे धीरे छोटा होगा, नहीं जल के उड़ जा रहा है, ऑयल उसका खा जा रहा है। ये क्वेश्चन क्या है, इफ द कैंडल इज बर्निंग एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर पर मिनट, 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मोटा सा कैंडल है, मान लो 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो जैसे ये छोटा होने लगेगा क्या ये घटते 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 आएगा यहाँ पर आ जाएगा? नहीं, क्योंकि जब भी कैंडल फ्लोट करता है 50% ऊपर रहता है। तो जब ये क्वेश्चन समझो, जब ये कैंडल जलेगा क्या आपको लग रहा है ये जलते 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 छोटा होता जाएगा, ये हिस्सा नीचे ही रहेगा और ये डूब जाएगा? नहीं, ये भी उठेगा ऊपर। जैसे ही छोटा हो गया उठेगा ही नहीं उठेगा? क्वेश्चन ये है कि निचला हिस्सा कितना वेलोसिटी में ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन इज अंडरस्टूड? 50% वॉल्यूम of 50% volume of candle is above water if it burns at a rate of 8 सेंटीमीटर पर आवर। 8 घंटे में 8 सेंटीमीटर जल जाता है, 1 घंटे में। फाइंड वेलोसिटी ऑफ लोअर एंड इन सेंटीमीटर पर आवर। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ, आया? तो अगर ये नीचे से जा रहा है तो ये छोटा होगा तो ये भी चढ़ेगा ऊपर। निचला हिस्सा कितना वेलोसिटी में भाग रहा है बताओ। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करके YouTube में आंसर दोगे? यहाँ पर ये चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे, अगले साल इसके ऊपर और भी गहराई से क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो हल्के फुल्के क्वेश्चन देंगे, नेक्स्ट ईयर इट इज देयर इन योर कोर्स, तो थोड़ा देखना पड़ेगा, तभी बढ़िया से देख लेंगे। अभी थोड़ा बता दिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अनदर इंटरेस्टिंग, न्यूटन्स लॉज। लोग जानते हो क्या न्यूटन्स लॉज? थोड़ा थोड़ा जानते होगे। हम लोग न्यूटन्स लॉ फिर से पढ़ेंगे, ठीक है? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।